बीकॉम पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों का कॉरपोरेट अकाउंटिंग की क्लास में स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लाभों व संचयों का पूंजीकरण, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स एंड रिजर्व के बारे में बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने लाभांश वितरण से संबंधित जो जनरल प्रविष्टियाँ सीखी है, उसी से आगे बढ़ते हुए लाभों और संचयों का पूंजीकरण। कंपनी के पास पर्याप्त मात्रा में लाभ होते हुए भी कई बार वह लाभांश बांटने में असमर्थ होती है, क्योंकि लाभांश का वितरण नगद अनिवार्य है। यानी लाभांश नगद वितरण जो है अनिवार्य है। लाभ और नगद में सीधा संबंध हो यह भी आवश्यक नहीं है। दोनों बातें हैं इस संबंध में कि एक तो अगर हमें लाभांश बांटना है तो आपका लाभांश नगद में ही बांटा जाएगा। दूसरा, लाभ हो वो नगद में मौजूद हो यह जरूरी नहीं है। कई बार तरलता की कमी और कभी कार्यशील पूंजी पर विपरीत प्रभाव पड़ने के कारण कंपनी लाभांश वितरण नहीं कर पाती है, और इस कारण से कंपनी के पास लाभों व संचयों का शेष बढ़ता चला जाता है। और एक स्थिति ऐसी आती है कि संचयों और लाभों का शेष पूंजी से कई गुना बढ़ जाते हैं, जो कि कंपनी की ख्याति के लिए सही नहीं है। यानी ये कंपनी की गुडविल के ऊपर इसका गलत इम्पैक्ट जाता है कि कंपनी के पास पर्याप्त मात्रा में लाभ होते हुए भी कंपनी लाभांश का वितरण नहीं कर रही है। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए कंपनी अपने संचयों में से वर्तमान अंशधारियों को अंशों का आवंटन बिना किसी प्रतिफल के करे, अथवा वर्तमान अंशतः प्रदत्त अंशों को बिना राशि लिए पूर्ण प्रदत्त बना दे। यानी पार्टली पेड अप शेयर्स को फुल्ली पेड अप शेयर्स बना दे। इससे क्या होगा, एक तरफ पूंजी बढ़ जाएगी और दूसरी तरफ संचयों की राशि कम हो जाएगी। कंपनी को नगद भी नहीं बांटना पड़ेगा, कंपनी की तरलता की जो स्थिति है उस पर भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये जो क्रिया है, यह क्रिया जिसमें लाभों और संचयों के शेष में कमी कर अभिदत्त अंश पूंजी में वृद्धि करने की ये जो प्रक्रिया है, इसे ही हम लाभों का पूंजीकरण कहते हैं। लाभों का पूंजीकरण कंपनी दो प्रकार से कर सकती है। यानी हम यह कह सकते हैं कि लाभों का पूंजीकरण दो प्रकार से किया जा सकता है। एक, बोनस अंश निर्गमित किए बिना लाभों का पूंजीकरण, और दूसरा, बोनस अंशों के द्वारा लाभों का पूंजीकरण। तो पहला हम लेते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट विदाउट इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स। बोनस अंश निर्गमित किए बिना लाभों का पूंजीकरण। यदि एक कंपनी अपने वर्तमान अंशतः प्रदत्त अंशों की बिना राशि लिए पूर्ण प्रदत्त बना दे, तो इससे क्या होगा, एक तरफ पूंजी बढ़ जाती है और दूसरी तरफ लाभ और संचयों की राशि कम हो जाएगी। यानी जो अपने पार्टली पेड अप शेयर्स हैं उनको फुल्ली पेड अप बना दे। पार्टली पेड अप का मतलब हम जानते ही हैं। मान लीजिए 100 रुपये का शेयर हो और अभी तक उसके ऊपर 70 रुपये ही मांगे गए हों, तो जो बाकी के बचे 30 रुपये है वो नहीं मांगे हैं, उनको न मांग करके उनकी जो है फुल्ली पेड अप बना दिया जाए। तो इससे लाभों का पूंजीकरण हो जाएगा और बोनस अंश निर्गमित नहीं होंगे। तो इस क्रिया को में बोनस अंश निर्गमित किए बिना लाभों का पूंजीकरण हो जाता है। और इसके लिए कौन कौन से संचय काम में ले सकती है कंपनी? आधिक्य
सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट, दूसरे आयगत संचय, तीसरा पूंजीगत लाभ और पूंजीगत संचयों को जो है इन कार्यों के लिए, इस कार्य के लिए यानी बिना बोनस अंश निर्गमित किए लाभों का पूंजीकरण किया जा सकता है। दूसरा है बोनस अंशों के द्वारा लाभों का पूंजीकरण, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट बाय इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स। जैसा हम जानते हैं कंपनी अधिनियम के अनुसार लाभांश का भुगतान केवल नगद में ही किया जाएगा, किंतु यदि कंपनी पूर्ण प्रदत्त बोनस अंश निर्गमित करने के उद्देश्य से लाभों का अगर पूंजीकरण करती है तो इस पर कोई रोक नहीं है। तो संचय एवं लाभों का पूंजीकरण करके कंपनी अपने विद्यमान अंशधारियों को मुफ्त में, फ्री में नए अंश पूर्ण प्रदत्त निर्गमित कर सकती है। ये जो क्रिया है यानी अपने वर्तमान जो अंशधारी है, विद्यमान जो अंशधारी है, उनको फ्री में नए बोनस अंश निर्गमित करना, लाभों का पूंजीकरण करके नए बोनस अंश निर्गमित, नए अंश फ्री में देना लाभों का पूंजीकरण कहा जाता है। बोनस अंशों का वितरण जो है निम्नलिखित लाभों और संचयों में से किया जा सकता है, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा है कि आधिक्य खाते के शेष से यानी सरप्लस ऑफ P&L अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट, आयगत संचयों से, रेवेन्यू रिजर्व्स, पूंजीगत लाभ और पूंजीगत संचयों से, प्रतिभूति प्रीमियम खाते से और पूंजी शोधन संचय से जो है बोनस अंश निर्गमित किए जा सकते हैं। यदि कंपनी अपने वर्तमान अंशधारियों को बिना किसी राशि लिए अंशों का वितरण करती है तो इन अंशों को बोनस अंश यानी बोनस शेयर्स कहा जाता है। ठीक है, स्पष्ट है। बोनस अंश की परिभाषा भी आपके सामने आ चुकी है कि कोई कंपनी अगर अपने वर्तमान अंशधारियों को बिना किसी राशि लिए अपने अंशों का वितरण करती है, अंश फ्री में देती है, तो उसे हम बोनस अंश कहते हैं। बोनस अंश के संबंध में जो दिशा निर्देश हैं वो मैं आपको मोटे तौर पे बता देता हूं कि साधारणतया कंपनी अधिनियम में बोनस अंश के निर्गमन के संबंध और उसके पश्चात उत्पन्न समस्याओं के लिए कोई नियम नहीं दिए गए हैं। सिर्फ कंपनी अधिनियम में इतना कहा गया है कि प्रतिभूति प्रीमियम खाता और पूंजी शोधन कोष का उपयोग बोनस अंश हेतु निर्गमित किया जा सकता है। फिर भी भारत के प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी ने बोनस अंश के निर्गमन के संबंध में कुछ मार्गदर्शक नियम जारी किए हैं जो निम्नानुसार है कि ये जो दिशा निर्देश हैं विद्यमान सूचीबद्ध कंपनियों पर लागू होंगे और जारीकर्ता कंपनी अपने हस्ताक्षरों द्वारा वैधानिक अंकेक्षक या कंपनी सचिव द्वारा प्रति हस्ताक्षरित इस आशय का प्रमाण पत्र जारी करेगी कि बोनस निर्गमन के संबंध में इन दिशा निर्देशों में दी गई शर्तों एवं प्रतिबंधों का पालन किया गया है। बोनस अंशों का निर्गमन स्वतंत्र संचयों वास्तविक लाभों में से बनाए गए हैं और नगद में प्राप्त प्रतिभूति प्रीमियम से ही किया जा सकता है। ये स्पष्ट है कि बोनस अंशों का जो निर्गमन है स्वतंत्र संचय जो वास्तविक लाभों से बनाए गए हैं या नगद में प्राप्त प्रतिभूति प्रीमियम से ही किया जा सकता है। फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम जो प्राप्त हुआ है उसी से। स्थायी संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन पर हुए लाभों का उपयोग बोनस अंशों के लिए नहीं किया जा सकता। लाभांश के स्थान पे बोनस अंशों का निर्गमन नहीं किया जा सकेगा। बोनस अंश निर्गमन के पूर्व वर्तमान अंश पूर्ण प्रदत्त होने चाहिए। बोनस अंशों का निर्गमन तब तक नहीं हो सकेगा जब तक कंपनी ने बकाया ब्याज, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट और ऋण पत्र व स्थायी जमा की बकाया किस्त का भुगतान न कर दिया हो। कर्मचारियों के वैधानिक भुगतान, भविष्य निधि, ग्रेच्युटी, पेंशन आदि का संपूर्ण भुगतान न हो गया हो, बोनस अंश निर्गमित नहीं हो सकता। और बोनस की घोषणा के 6 माह के भीतर इन अंशों का निर्गमन हो जाना चाहिए। बोनस का निर्गमन तभी हो सकता है जब इसका उल्लेख पार्षद अंतर्नियम में हो, अन्यथा इस हेतु एक विशेष प्रस्ताव पारित किया जाएगा। बोनस अंश निर्गमन से कंपनी की अधिकृत अंश पूंजी में वृद्धि हो जाती है और इसके लिए एक विशेष प्रस्ताव पारित कर पार्षद सीमा नियम के पूंजी वाक्य में परिवर्तन करना होगा।
बोनस अंशों से कंपनी के अंशधारियों का कोई दायित्व उत्पन्न नहीं होगा, यानी बोनस अंश पूर्ण प्रदत्त होने चाहिए। और किसी भी निर्गमन यानी अधिकार और सार्वजनिक निर्गमन है, अगर इसके पश्चात अगर बोनस अंश निर्गमन लाती है तो इन निर्गमन पर भी बोनस पर पूर्ण अधिकार होगा। और यदि एक कंपनी ने पूर्णतः या अंशतः परिवर्तनीय ऋणपत्र निर्गमित कर रखे हैं जिनका साधारण अंशों में परिवर्तन होना हो और इनके परिवर्तन के पूर्व ही अगर बोनस अंश का निर्गमन का निर्णय ले लिया हो, तो इन ऋणपत्रधारियों को भी बोनस अंशों में अधिकार होगा। तो ये जो कुछ नियम थे जो कि सेबी यानी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने बना रखे हैं, ये मार्गदर्शक नियम है, इनको पालन करना जरूरी होगा। अब बोनस के लिए जो जनरल एंट्रीज की जाती है, निम्नलिखित प्रविष्टियां की जाएगी। यदि बोनस को चालू वर्ष के लाभों से दिया जाना हो तो संचालक बोनस हेतु अंशधारियों के समक्ष एक प्रस्ताव रखेंगे जिसके लिए जनरल एंट्री होगी सरप्लस डीआर टू प्रपोज्ड बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट। और जब अंशधारियों द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है तो प्रपोज बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट टू बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट बीइंग प्रपोजल फॉर बोनस अप्रूवल बाय द शेयर होल्डर। यदि बोनस का निर्गमन चालू वर्ष के लाभों के अलावा अन्य लाभों या संचय से किया जाना हो तो इस हेतु प्रस्ताव रखने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे बोनस में सर्वप्रथम पूंजीगत लाभों का उपयोग करना चाहिए। सीधे ही अंशधारियों की सभा में इसे स्वीकार्य या रद्द कर दिया जाता है और यदि अंशधारी सहमत हो तो निम्नलिखित जो है जनरल प्रविष्टि की जाएगी। सीधी सी बात है, जिस संचय या रिजर्व्स का उपयोग किया जाएगा उसको डेबिट किया जाएगा और टू बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। तो एंट्री बनेगी जनरल रिजर्व डीआर, अदर फ्री रिजर्व्स अकाउंट डीआर, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डीआर, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डीआर टू बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट। बोनस भुगतान पर इसे निम्न प्रकार दिया जा सकता है। तो बोनस का भुगतान अंशतः प्रदत्त अंशों को पूर्ण प्रदत्त बना करके, तो जब पूर्ण प्रदत्त बनाएंगे तो उस समय जो जनरल एंट्री की जाएगी, फाइनल कॉल की एक जनरल एंट्री की जाएगी, फाइनल कॉल की जाएगी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और दूसरी एंट्री बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डीआर टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ये तो जब होगा जब अंशतः प्रदत्त अंशों को पूर्ण प्रदत्त बनाया जाता हो। अगर बोनस अंश निर्गमित किए जाएं तो बोनस अंश भी सममूल्य पे निर्गमित हो सकते हैं या प्रीमियम पे निर्गमित हो सकते हैं। तो उस समय भी जो जनरल एंट्री की जाएगी कि यदि बोनस अंश सममूल्य पे निर्गमित किए जाते हैं तो बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और यदि अगर बोनस अंश प्रीमियम पे निर्गमित किए जाते हैं तो बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा बीइंग बोनस इशूड एट प्रीमियम ऑफ रुपीज पर शेयर। तो ये जो जनरल एंट्रियाँ थी ये बोनस के लिए लेखा व्यवहार यानी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर बोनस जो है कहा जाता है, और ये जनरल प्रविष्टियाँ कंपनी की लेखा पुस्तकों के तहत की जाती है। तो इसे हम ये कह सकते हैं कि लाभों और संचयों का पूंजीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। सीधी सी सिंपल सी बात है कि लाभों और संचयों का पूंजीकरण क्यों करती है कि कंपनी अपनी ख्याति में कोई विपरीत प्रभाव ना पड़े, कि कंपनी के पास लाभ होते हुए भी लाभांश का वितरण नहीं करती है। दूसरी बात, लाभांश का नगद वितरण जरूरी है, तो इसके लिए कंपनी के पास पर्याप्त मात्रा में नकद होना जरूरी है। तो ये दूसरा तरीका है कि कंपनी या तो अपने जो अंशतः प्रदत्त अंश हैं उनको पूर्ण प्रदत्त बना करके लाभों का पूंजीकरण कर सकती है, या अगर पूर्ण प्रदत्त अंश हैं तो जो वर्तमान अंशधारी हैं, विद्यमान अंशधारी हैं, उनको फ्री में नए अंश जिसे हम बोनस अंश कहते हैं दे करके लाभों का पूंजीकरण किया जा सकता है। लाभों के पूंजीकरण से जो सबसे बड़ा प्रभाव होगा, एक तो अंशधारियों को कि जो पूंजी है अंश पूंजी, कंपनी की पूंजी में वृद्धि होगी। दूसरा, जो कंपनी के लाभ शो हो रहे हैं
जो रिजर्व्स और सरप्लस अकाउंट में शो हो रहे हैं वो लाभांश जो है कम हो जाएंगे। तो यह है प्रिय विद्यार्थियों, इसको आप अच्छी तरह देखें, सुने, समझें और कोई समस्या हो तो मुझे संपर्क करें। धन्यवाद।